सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सा कह सकते हैं चैप्टर चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें हमने करंट के बारे में डिस्कस किया था, करंट एक्चुअली में बनता कैसे है, राइट। हमने वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और थोड़ा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, वहां पर हम उसकी इक्वेशन भी निकालेंगे। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके बारे में बता दिया मैंने। आज का वीडियो है, आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे क्या ओम्स लॉ मतलब, पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, आता है मुझे? यस बिल्कुल आता होगा भाई, आता होगा। लेकिन आज ओम्स लॉ को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक दो और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे और उस फॉर्म में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। अब तक आपने ओम्स लॉ को पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, या R इक्वल्स टू V बाई आई, राइट। आज कुछ एक दो नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करके ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? जा रही है बात भेजे में? डेस्पासीटो डेस्पासीटो नहीं, गाना नहीं गा रहा हूं, धीरे धीरे। डेस्पासीटो मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हम इस चीज को करेंगे आगे तक। और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है दिमाग में जाएगी, नहीं गई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिखो जो लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है और अगर अच्छी लगती है, बातें समझ में आ रही हैं तो भी लिखो, लिखो यार, लेकिन कुछ तो लिखो, पता तो चले मुझे कि हो क्या रहा है। रिव्यू आता है ना, फीडबैक आता है ना, तो एक अलग से वो कॉन्फिडेंस आता है, या अगर कुछ कमियां दिखती हैं तो इंप्रूव करने का मौका मिलता है। और अगर ऐसे ही देख के बच्चे बस बैठ रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, सब खुद ही एनालाइज करना पड़ता है फिर, ठीक है ना। सो प्लीज हेल्प मी बाय कमेंटिंग, ओके। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ओम्स लॉ, जो हमने छोटी क्लास में यानी कि 10th स्टैंडर्ड में, छोटी तो नहीं कह सकते, ठीक है, 2 साल पहले ही पढ़ी हुई है, पर फिर भी 10th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा है उसको डिस्कस करते हैं। अगर एक कंडक्टर है, अब इतना मोटा कंडक्टर नहीं होता, नॉर्मली कोई वायर होता है, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। उसको एक बैटरी से लगा दिया अपन ने, मतलब उसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट का, ठीक है, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, तो इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है V वोल्ट का। क्लियर है? इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट है अपना R, सपोज, सॉरी I, ठीक है, कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता हूं, ठीक है। तो ये जो करंट है I, ठीक है, अगर आप V और I का रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्वल्स टू V बाई आई, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ओम्स लॉ है, ठीक है ना। नॉर्मली हम कहते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इक्वल्स टू I टाइम्स R। यही पढ़ा हुआ है हमने ओम्स लॉ को, यहीं से R इक्वल्स टू V बाई आई आता है, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो। देखो V है पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो फिक्स मिलता है, ठीक है। वो रेशियो कैसा मिलता है? फिक्स मिलता है। यही कहा है ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, लेकिन ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में और खास करके कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए। क्लियर है? तो इसका अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? एट गिवन physical conditions, at given physical conditions, the potential difference across the two ends of a conductor is proportional to the current flowing through it। और भी देखो अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ, ये ओम ने कहा। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज R, तो V इज आर आई या V इज इक्वल टू आई आर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये ओम्स लॉ इतना तो अपन ने पढ़ा हुआ है। आज क्या नया, क्या अनोखा क्या कर देने वाले हो यार? सुबह मतलब जब से वीडियो स्टार्ट हुई कह रहे हो कि अनोखा कर दूंगा, कुछ नया बता दूंगा, तो देखते हैं क्या अनोखा बता दूंगा। अब ना एक बात बताओ, हमने ना 10th में एक और फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, राइट। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहां पर R क्या है हमारा?
आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी, क्या होता है रेजिस्टिविटी। एल क्या है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये पढ़ा हुआ है हमने, याद है तो, ठीक है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा था। पर ये फॉर्मूला अपने डायरेक्टली लिख लिया था वहां पर, राइट। ये कैसे आया आज ये भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, कि ये क्यों ऐसा बना, ठीक है। उसके पहले कुछ चीज बता दूं आपको कि देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूं। पहली चीज है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर बोलो या डायमेंशंस ऑफ वायर, जो भी बोलो, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर लिखो, चलो ना, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। दूसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, या खाली मटेरियल लिख लो। तीसरी चीज डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर। हालांकि रेजिस्टेंस देखो खाली कंडक्टर का ही नहीं होता, और भी चीजों का रेजिस्टेंस होता है, पर यहां पर स्पेसिफिकली अगर मैं कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये चीज मैंने लिख दी है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है, पक्का, ओके। अब बात करें अपन कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ और चीज समझाने वाला हूं, इसलिए लिख दिया मैंने यहां पर। तो बच्चों मानो देखो आर का फॉर्मूला आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि V/I होता है, ठीक है, एज पर ओम्स लॉ। आप ना 2 कंडक्टर्स लो, एक कंडक्टर ये लिया मैंने, इस कंडक्टर का मैंने लेंथ ले लिया A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सॉरी लेंथ ले लिया L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है। अब ऐसा ही डिट्टो सेम एक और कंडक्टर मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक और कंडक्टर ले रहा हूं सेम, ठीक है, उसका भी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को ना अपन अगल बगल से चिपका देते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा वाला कंडक्टर, ये पहला वाला कंडक्टर, ठीक है, दोनों को एंड टू एंड ऐसा कनेक्ट कर दिया अपन ने, क्लियर है। ये लेंथ है L, ये भी लेंथ है L, क्लियर है। अब आपने एक बैटरी लगा दी, जो भी बैटरी लगाई आपने, ठीक है, यहां से करंट गया I, सपोज कितना करंट गया I गया, तो मुझे बताओ जितना करंट इसमें जाएगा उतना करंट इसमें भी जाएगा, सेम करंट जाएगा, क्यों, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, सेम ही करंट निकलेगा ना दोनों से, तो दोनों में करंट की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, ओके, अच्छी बात है। तो करंट की वैल्यू सेम हो गई। अब बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखो मान लो इस वाले में, ठीक है, इस वाले में पोटेंशियल बैटरी ने लगा दिया कितना V वोल्ट का, कितना पोटेंशियल लगाया बैटरी ने V वोल्ट का। अब सेम ही डायमेंशन इसका भी है, ठीक है, इसका भी डायमेंशन सेम ही है ना। अगर मान लो ये एक नहीं रहता, खाली ये रहता, ठीक है, खाली ये रहता, इसको पोटेंशियल दे रही थी बैटरी V वोल्ट का, और इसको सेपरेटली इसको भी पोटेंशियल दे रही थी बैटरी V वोल्ट का, ठीक है, इसको V वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा था और सेम ही पोटेंशियल इसको भी मिल रहा था, क्योंकि दोनों सेम ही तरह के हैं, सेम ही डायमेंशन है, सब कुछ सेम है, इनका रेजिस्टेंस सेम रहेगा और करंट भी आप सेम ही फ्लो करवा रहे हो। इसका मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों में सेम सेम अप्लाई किया है। मतलब यहां अगर V वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है तो यहां पर भी V वैल्यू का ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। क्लियर है, दोनों एंड्स के बीच में, ठीक है, V वैल्यू का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसके दोनों एंड्स के बीच में V है, इन दोनों एंड्स के बीच में भी V है। तो अगर मैं इस पूरे को एक डिवाइस मानूं, अब इस पूरे को मैं एक ही कंडक्टर मान लूं, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा नए वाले कंडक्टर का, L डैश बोल देता हूं मैं इसको, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। अब इस पूरे को कंबाइन करके एक ही सब्सटेंस समझ रहा हूं, एक ही ऑब्जेक्ट समझ रहा हूं, तो उसका लेंथ हो गया 2L। टोटल वोल्टेज यहां पर कितना हो गया आपका, इसका भी और इसका भी सीरीज में है ना, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होके मिलेगा ना, तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा आपको कितना 2V। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये और ये दोनों सीरीज में लगाए हैं आपने, है ना, तो इनका कंबाइंड पोटेंशियल लेना है आपको, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हुआ रहता है ना, तो टोटल के लिए करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ता है ना,
तो ये V और ये V दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा, 2V मिलेगा पोटेंशियल। क्लियर है, पक्का। अच्छा, करंट, नया वाला करंट कितना है, जितना पुराना करंट था भाई, I वैल्यू का ही करंट दोनों में जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में नया रेजिस्टेंस आपको चाहिए, नया रेजिस्टेंस R डैश, ठीक है, R डैश कैसे मिलेगा, V डैश बाई I डैश अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यही है, ओम्स लॉ के हिसाब से यही होना चाहिए, V बाई I से ही मिलता है। तो नया रेजिस्टेंस, नया पोटेंशियल डिफरेंस बाई नया करंट, नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई आपका, 2V है, कितना है, 2V है ना, और नया I कितना है, I का I ही है ना। तो R डैश आपका कितना हो गया, 2V बाई I, 2V बाई I। क्लियर है। अब एक चीज समझो, इसको अपन कई तरीके समझ सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो देखो, ये V बाई I मिल गया आपको, V बाई I आपका था कितना, R था, है ना। तो नया वाला रेजिस्टेंस जो है R डैश आपका, वो 2 टाइम्स ऑफ R हो गया, क्या हो गया कि नहीं हो गया, सच्ची बताओ, जल्दी बताओ। R V बाई I था, तो ये V बाई I की जगह मैंने R लिख दिया, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हो गया। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक वायर है, एक वायर का रेजिस्टेंस है R, इसका भी रेजिस्टेंस है R, ठीक है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपने देखा कि ये देखो, और इसको ऐसा सिंपली भी समझे अपन, तो एक R रेजिस्टेंस वाला था, उसको सीरीज में लगा दिया दूसरे R वाले रेजिस्टेंस के साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना भाई, सीरीज में है तो ऐड होकर 2R ही होता है ना, और ऐसे भी देखो 2R ही आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक वायर था, जब एक वायर लिया था आपने तो उसका रेजिस्टेंस बन रहा था R, और दूसरा वायर सेम लेंथ का आपने लगा दिया, ठीक है, तो आपने टोटल लेंथ कितनी कर ली अब, 2L। समझ में आया, टोटल लेंथ कितनी कर ली आपने, 2L। एरिया क्या रखा है आपने, सेम रखा है, एरिया में कोई चेंज नहीं लाया है, ठीक है, खाली लेंथ आपने बढ़ा दी। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, एक वायर का लेंथ L था, आपने दूसरा वायर लगा दिया, टोटल लेंथ 2L हो गया है। यानी कि अगर आप ऐसा कंडक्टर लो, अगर आप ऐसा कंडक्टर लो कि उसका पूरा लेंथ 2L है, उस पूरे कंडक्टर का लेंथ 2L है, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा है। एक कंडक्टर था आपका L लेंथ का, आप एक दूसरा कंडक्टर लो जिसका लेंथ 2L हो और एरिया इतना ही हो, तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब लेंथ अगर आपने डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो इन दोनों को साइड टू साइड कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके एक कंडक्टर बन गए, बड़ा कंडक्टर जिसका लेंथ 2L है। या आप ऐसा समझो कि आपने कंडक्टर ले लिया 2L लेंथ का, एक ही बात हुई है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है। इसका मतलब अगर आपने लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, एरिया को छेड़े बिना। क्लियर है, लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। क्लियर है। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिल रही है, क्या मिल रही है मुझे वो कंडीशन, लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। यहां से ये कंडीशन मिले ना आपको, आपने लेंथ को 2L कर दिया तो नया रेजिस्टेंस भी 2R हो गया। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब अपन चलते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं, तो इस बार भी कुछ वैसे ही चलेंगे अपन। ये अपना कंडक्टर है, ठीक है, L लेंथ का, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, इसको बीच में से कट करेंगे। क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे। तो देखो इसे दो कंडक्टर जैसा बन जाएगा, क्या है ना, दो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा, और एक नीचे से ऐसा। ठीक है, तो ऐसे दो कंडक्टर्स के सेक्शन में कट जाएगा। ठीक है, तो एक का कंडक्टर का सेक्शन का एरिया था A, तो अब जो नया एरिया इन दोनों सेक्शंस में बनेगा वो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। पक्का A/2 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इनमें जब आपने ये बैटरी वगैरह कनेक्ट कर रखी थी मान लो, तब उस केस में करंट जा रहा था I, कितना, पूरे कंडक्टर में करंट था कितना, I, लेकिन आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बीच में से काट के, है ना, बीच में से काट के आपने डिवाइड किया है। तो ऐसा समझ सकते हो क्या कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसा समझ सकते हैं हम इनको, है ना। ये दोनों के जो बॉर्डर्स में उसमें बीच में वायर कनेक्टेड होगा, हालांकि देखो तो यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को अलग अलग समझ रहा हूँ तो ऐसा समझ सकता हूँ दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में आपने जो I करंट भेजा वो इन दोनों में बट कर कितना कितना हो गया, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, पता है ना। तो इसमें गया I/2, इसमें भी गया I/2, सेम साइज सेम डायमेंशन सब कुछ सेम है, इसलिए करंट भी बराबर बराबर बटेगा। I है तो I/2 दोनों में हो गया, है ना। अच्छा, लेंथ का क्या किया, लेंथ को हमने छेड़ा ही नहीं है,
हमने तो खाली बीच में से काट दिया, तो लेंथ तो एल का एल ही रहेगा दोनों का, है ना। क्लियर है। नया वाला रेजिस्टेंस अगर अपन निकालने की कोशिश करें अपन, ठीक है, अपन अब नया रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा। अच्छा अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। भाई दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हुए, यानी इसमें भी सेम पोटेंशियल, इसमें भी सेम पोटेंशियल लगेगा, मतलब आप वी वैल्यू का पोटेंशियल लगाओगे तो इसको सेम पोटेंशियल मिलने वाला है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो डिवाइड होता नहीं है ना। तो इसका भी दोनों को ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल में है तो सेम पोटेंशियल, यानी कि नया पोटेंशियल पुराने पोटेंशियल यानी कि वी ही रहेगा। क्लियर है, पक्का। नया पोटेंशियल कितना होगा दोनों में, इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल मिलाकर वी ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सेम ही रहने वाला है। ओके, इसका भी ओके। अब क्या करंट कितना हो गया है, नया करंट, एक वायर का करंट ना, एक वायर का कोई भी करंट कितना होगा, नया करंट I/2 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा करंट I/2, पक्का। अरे भाई अब एक की बात कर रहा हूं तो इसका लेंथ देखो L है, एरिया A/2 है और इसमें करंट कितना जा रहा है I/2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है ना। इसका लो तो उसके लिए भी सेम केस होगा, करंट I/2 जा रहा है, लेंथ L है, एरिया A/2 है और इसमें पोटेंशियल कितना है V है, इसमें पोटेंशियल कितना है V है। तो करंट I/2 है, ठीक है, नया करंट और नया पोटेंशियल V है, मतलब किसी एक का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अपन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R' इज नया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नया करंट, यानी कि एक वायर का तो एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है और उसमें करंट कितना जा रहा है I/2 जा रहा है, तो नीचे का 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा 2V/I, और ये V/I हमने ऊपर लिखा हुआ है, देखो क्या है R होता है, तो इसको मैं दे दूँ कितना 2R। इसका क्या मतलब समझे आप, देखो जब आपका एक वायर पूरा का पूरा था, जब उसका एरिया A था, ठीक है, जब उसका एरिया A था तो उसका रेजिस्टेंस मिला आपको V/A से कितना R, ठीक है। आपने वायर को बीच में से कट किया, ठीक है, और एक एक हिस्से का इसका और इसका अलग अलग रेजिस्टेंस निकाला, तो बीच में से एरिया कट किया, मतलब आपने एरिया आधा कर दिया, ठीक है, इसको कट किया मतलब आपने एरिया क्या कर दिया, A से A/2 कर दिया ना एक वायर का एरिया। तो जब आपने इसका एरिया A/2 कर दिया, ठीक है, उस केस में आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 2R मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका भी रेजिस्टेंस 2R है और इसका भी रेजिस्टेंस 2R है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया कम कर देते हो किसी वायर का, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देख रहे हो, A/2 किया, एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा। इसके पहले वाले पार्ट में क्या डिस्कस किया हमने कि लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन एरिया को क्या किया, कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा। तो इससे ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है, यानी R = 1/A होता है। क्लियर है, पक्का। अब इसको पूरे को कंबाइन करके अपन लिखें अगर, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन कर दूं एक साथ, तो R = L/A लिख सकते हैं अपन, है ना। R = L, R = 1/A, तो R = L × 1/A यानी कि L/A। क्लियर है, पक्का। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल लगाना होता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो कांस्टेंट है यहाँ पर हमारा रो, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है हमारा रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इसका लिख दो, डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक मटेरियल और बी टेम्परेचर, ठीक है, समझे। अभी मैंने ये इसको लिख के ही रखा था, क्यों लिख के रखा था पता, यही बताने के लिए। देखो नॉर्मली रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, ओके। इसके अलावा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, रो L/A, तो R इज L/A पे डिपेंड कर रहा है, L और A पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर ही रहा है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली L/A से पता चलता है। और रो जो है, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, और रेजिस्टिविटी एक्चुअली में किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो भाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टिविटी इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए यहां पर मटेरियल और टेम्परेचर भी आ गया। क्लियर है, पक्का। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम है रेजिस्टिविटी से, लेंथ से और एरिया से, यानी कि डायमेंशन से और रेजिस्टिविटी से, और रेजिस्टिविटी का रिलेशन मटेरियल और टेम्परेचर से है, इसलिए इसका रिलेशन भी इससे हो गया। मतलब ये हुआ यार, ये हुआ कि ये A है, ठीक है, इसके मम्मी से इसका रिलेशन है, ठीक है, B इसकी मम्मी है और B की जो बहन है C, ठीक है,
अब बी का सी से रिलेशन है, तुम्हारा भी तो सी से कुछ रिलेशन हुआ क्या, मौसी, ठीक है। बी की बहन सी, यानी कि मम्मी की बहन तुम्हारी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, रिलेशन में तो आएंगी ना। तो इनका इनसे रिश्ता है, इनका इनसे रिश्ता है, तो तुम्हारा भी तो उनसे रिश्ता हो गया। क्लियर है, तो वैसा ही कुछ है। क्लियर है, तो ये जो फॉर्मूला आया था रो एल बाई ए, वो कुछ इस तरह से हमने जो डिस्कस किया उस तरह से आया। और ये रजिस्टिविटी के बारे में बता दिया मैंने। रजिस्टिविटी क्या है एक्चुअली में, हर मटेरियल के लिए फिक्स रहता है। रजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ये भी लिख दो, ये यहां लिख दो स्पेशली, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, मतलब साइज वाइज पर डिपेंड नहीं करता रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब वो कोई भी मटेरियल ले लो आपने, मतलब एक सपोज आयरन ले लिया आपने, ठीक है, तो आयरन आप इतू सा लो, इतना बड़ा लो, उसकी रजिस्टिविटी फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स रखा है आपने तो रजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रजिस्टिविटी में चेंज आएगा, तो जितना इसमें चेंज आएगा उतना ही उसमें भी चेंज आएगा। लेंथ साइज वाइज से कुछ लेना देना नहीं है इसका। क्लियर है, ओके। और कुछ बताने जैसा, रजिस्टिविटी की यूनिट बता दूं, बता दूं? अरे देख लो भाई, देख लो, आर इज रो एल बाई ए, है ना। तो देखो यहां से रजिस्टिविटी को हम कैसे, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, रो को इधर ही रखते हैं अपन, ए ले जाते हैं इधर, तो आर ए और एल नीचे चला जाएगा। अच्छा, आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, एक एक मीटर कट गया, कितना आया, ओम मीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। बाकी चीजें आपको निकालने आनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के साथ खेलना आना चाहिए। क्लियर है, पक्का? अच्छा, अब मैंने क्या बताया था आपको, ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है ना। ओम्स लॉ में मैंने बताया था कि हम कुछ नई नई क्वांटिटीज के टर्म्स में ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे, तो यही कुछ क्वांटिटीज अभी मैं यहाँ पर निकालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इन्हीं को यूज करेंगे हम ओम्स लॉ में, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना, फिर तो ऐसा ना हो कंफ्यूजन, अरे यार बताया कुछ और था, ले कहीं और जा रहे हो, टेंशन ना लो, सब पहुंचेंगे अपन, वहां पर ही पहुंचेंगे। तो ये रजिस्टिविटी, क्लियर है। अच्छा, रजिस्टिविटी एक्चुअली बताता क्या है आपको, ठीक है, रजिस्टिविटी tells about to which extent a conductor या material can resist the flow of current, करंट को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है एक मटेरियल, वो बताता है हमको कौन, रजिस्टिविटी। अब बोलोगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स डिवाइस बना दिया आपने, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर लेंथ और एक पर्टिकुलर मटेरियल यूज किया आपने, ठीक है, तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस मतलब ये एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने इसका एक फिक्स लेंथ लिया है, इसका एक अपना एरिया लिया और इसको किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बनाया है, तो ये एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कितना करंट को अपोज कर सकता है वो कहलाता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, कि इसकी कैपेबिलिटी, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा करंट को अपोज करेगा, राइट, अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये करंट को कम अपोज करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। मतलब मैंने बताया ना कि आप इतना आयरन लो या इतना बड़ा आयरन का रॉड ले लो पूरा, या पतला सा आयरन का वायर ले लो, ठीक है, उससे उसका कुछ लेना देना है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या बताता है कि ये मटेरियल जिसका ये बना हुआ है, वो मटेरियल कितना ज्यादा रजिस्ट कर सकता है करंट के फ्लो को, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि वो मटेरियल करंट को ज्यादा अपोज करेगा। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट है ऐसी कि एक आप ऐसा वायर, मतलब एक ऐसा रजिस्टर बनाना चाहते हो, आप एक ऐसा रजिस्टर बनाना चाहते हो कि जिसका डायमेंशन कम हो, मतलब छोटे साइज का रजिस्टर बनाना चाहते हो, ठीक है, फिर भी आप चाहते हो कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे, ठीक है, साइज छोटी हो लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करे, तो आप ऐसा मटेरियल चूज करोगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है, पक्का। फॉर एग्जांपल आपने ये एक फिक्स एरिया और लेंथ लिया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स ले लिया आपने, इसका भी एरिया और लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम है, इसका एरिया सेम है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो और इसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, सेम साइज सेम शेप सब कुछ सेम है,
पर आप चाहते हो कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो और इसका रेजिस्टेंस कम हो, तो आप वो कैसे अचीव करोगे? इसमें हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल ले लोगे तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, इसमें लो रेजिस्टिविटी का मटेरियल ले लोगे तो इसका रेजिस्टेंस लो मिलेगा आपको। तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। आप किस तरह का रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो वो आप मटेरियल चूज करने के लिए रेजिस्टिविटी का यूज करते हो। क्लियर है? पक्का? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट वगैरह लिख लिया आपने, रेजिस्टिविटी क्या है वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और चीज है जो इसका उल्टा, ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा यानी कि 1/ρ रेसिप्रोकल, वो कहलाता है क्या? कंडक्टिविटी। क्या है ये? कंडक्टिविटी। कह सकते हो इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या बताता है? इट टेल्स to how much extent a material can conduct electricity या can allow the current to pass through it। तो ये भी देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, खास चीज नोटिस करना, इसको मार्क करके रखना। कंडक्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है ना कंडक्टिविटी, तो ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये क्या बताता है कि एक मटेरियल कितना ज्यादा करंट पास होने देगा उससे। ठीक है, दोनों उल्टे रिलेशन में देख रहे हो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि वो करंट को ज्यादा अपोज करेगा, तो कंडक्टिविटी कम हो गई मतलब, है ना, तो करंट को कम पास होने देगा। बराबर है? अच्छा, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब कि करंट को कम अपोज करेगा। कम अपोज करने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा पास होने देगा। ठीक है, कम अपोज करेगा, रेजिस्टिविटी कम, ज्यादा पास होने देगा, कंडक्टिविटी ज्यादा, तो दोनों का मतलब सेम हुआ, है ना? क्लियर है? तो इनका इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? अच्छा, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है वो भी लिख लेते हैं अपन। जगह का थोड़ा सा अभाव लग रहा है तो यहां पे ही लिख दूं, कहां लिख दूं? चलो यहीं पे लिख देता हूं। ये सब तुम लिखते रहना, ठीक है, रोक रोक के लिख लेना। यूनिट क्या होगा कंडक्टिविटी का? अरे भाई इसका उल्टा ही होगा ना, ओम मीटर है तो आप ऐसा लिख सकते हो ओम मीटर होल रेज़ टू -1, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये ओम वाले को हम उल्टा मो लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं मो मीटर रेज़ टू -1, ऐसा लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो सीमेंस पर मीटर, ठीक, सॉरी सीमेंस पर मीटर इसको बोलते हैं अपन, लिखते हैं कैसे? Sm⁻⁻1। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। किसकी यूनिट है ये सब? कंडक्टिविटी की यूनिट है, कंडक्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? पक्का याद रहेगा? याद क्या करना है, इसका उल्टा ही तो है ना? तो कंडक्टिविटी क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस का उल्टा भी होता है कंडक्टेंस, ठीक है, पर वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज कंडक्टिविटी के साथ ना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख लो, क्योंकि हमने 11th में थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा था, कैपिटल के, है ना, तो उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। ठीक है, क्योंकि JEE वगैरह अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंडक्टिविटी 2 बार पढ़ोगे, है ना, उसका भी यूज करोगे, इसका भी यूज करोगे, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खास करके ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, अच्छा, बाकी बोर्ड वालों के लिए तो कोई इतना इशू नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी इन सब चीज़ों की। ओके, अब मैंने क्या बताया, ओम्स लॉ लिखेंगे अपन इसके फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, आपको पता है ओम्स लॉ V = I टाइम्स R, ये है हमारा ओम्स लॉ। अच्छा, अरे यार V/I = R, वो भी ओम्स लॉ है, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो V = IR है, IR की जगह आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला? ρL/A, है ना? क्लियर है? पक्का? इसको फर्दर थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो ये I/A है, I/A इंटू रो टाइम्स L। ये I/A क्या कहलाता है पता है? इसको हम कहते हैं क्या? J। क्या कहते हैं? J। क्या है ये? J। अच्छा, J क्या होता है? करंट डेंसिटी। क्या होता है ये? करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या है भाई, ये भी बताना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन लिखो करंट डेंसिटी की।
करंट डेंसिटी, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया वेयर, सॉरी, और एरिया कौन सा, ब्रैकेट में लिखो द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ या टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। खास ध्यान रखना ये चीज कि कौन सा एरिया लोगे, वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर हो। मतलब जैसे कि एक कंडक्टर लिया मैंने ऐसा, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, और अगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन, इसका एरिया कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्लैंड में कट किया हुआ इसको, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। अच्छा, तो करंट इसमें ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, तो एरिया तो ऐसे चला गया। तो अगर मैं J के लिए लिखूं J इक्वल्स टू I/A, अगर मैं ये A यूज करूं, मतलब मैं इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां डाल दूं, तो मुझे करंट डेंसिटी नहीं मिलेगी। मुझे करंट डेंसिटी के लिए एरिया वो लेना है, ध्यान रखना, करंट डेंसिटी में हमेशा वो एरिया लेना है जो एरिया करंट के परपेंडिकुलर है। तो यहां तो एरिया करंट के परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहा है, तो भाई अपन को पता है ना एरिया तो वेक्टर होता है, तो अपन एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो कैसे मिलेगा एरिया का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, तो एरिया का कंपोनेंट जो कि करंट के परपेंडिकुलर है, उस एरिया का, जो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिस कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर लेने वाले हैं, उस कंपोनेंट का जो वेक्टर होगा, ठीक है, वो अपने करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि पैरेलल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो कैसे करेंगे अपन इसको, रिजॉल्व करूं मैं इस वाले को, अगर हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? कहां गया भाई, आज मिल नहीं रहा है, हाँ दिख गया, रुको, देखो ये वाला कंपोनेंट है ऐसा, ठीक है, तो ये मेरा एरिया वेक्टर है जो एक्चुअली में है, इस वायर का एक्चुअल में एरिया ऐसे कटा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जाएगा, लेकिन मुझे इस एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जिसका डायरेक्शन क्या हो, जो एरिया क्या हो, एरिया का कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो करंट के। तो ये जो एरिया ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो उस कंपोनेंट्स को मैं पहले वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसका एक्चुअली में वेक्टर ये है, ठीक है, इस एरिया का वेक्टर ये है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालें तो एक एरिया ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हमारा करंट के डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हमारा एरिया वेक्टर अगर करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ए कॉस थीटा, और ये वाला क्या बनेगा, ए साइन थीटा। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे। अच्छा, क्यों ए कॉस थीटा लेंगे? अब बोलोगे ये वेक्टर तो करंट के डायरेक्शन में है, आपने बोला कि एरिया वो लेना है, एरिया वो लेना है जो कि करंट के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ऐसे बनेगा, है ना। तो इस एरिया का वेक्टर कैसा होगा, करंट के डायरेक्शन में ही होगा ना। मतलब आप वेक्टर वो लो जो करंट के डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है क्या कहना, समझ में आ रहा है ना। अरे जैसे कि समझ में बहुत लोगों को आ गया होगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। देखो ये एक, इसको ऐसे नहीं समझाता हूं, देखो ऐसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एरिया ऐसे बन रहा है स्लैंट, ठीक है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स में बनाऊं तो एक एरिया ऐसे बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, एक्चुअली में ये एरिया है, इसके दो कंपोनेंट्स, एक एरिया ऐसे बनेगा और एक एरिया कैसे बनेगा, ऐसे नीचे बनेगा फ्लैट, ठीक है। एरिया ऐसे है, तीन रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसको साइड से दिखा दूं, आपको समझ सकते हो। एक एक्चुअली में एरिया ऐसा है, तो एक एरिया ऐसा और एक एरिया ऐसा, है ना। तो ये वाला जो एक्चुअल एरिया था, इसका वेक्टर ऐसे बनता है, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेक्टर ऐसे बनता है, और ये जो कंपोनेंट है इसका वेक्टर ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसको जो दो कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व किया इस एरिया को, वो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो जो कंपोनेंट, यही कंपोनेंट आपका करंट के परपेंडिकुलर है ना, ये एरिया और करंट का डायरेक्शन ये, तो एरिया और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, है ना। तो आपने वही एरिया कंसिडर किया, और वो एरिया अगर मैं इसके फॉर्म में देखूं तो क्या बन रहा है, ए
कॉस थीटा। समझ में आया? इसको रिजॉल्व किया था हमने तो ए कॉस थीटा बना था। तो आप यहाँ नीचे कौन सा यूज करोगे? ए कॉस थीटा यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो उस हिसाब से आपको एरिया चूज करना होता है जब आप करंट डेंसिटी लिखते हो। तो करंट डेंसिटी आप वो एरिया लेते हो द एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आता है आपका J टाइम्स रो L। क्लियर है? अच्छा, अब ये करंट डेंसिटी क्या है? एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो J रो L आया, वेयर रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। ओके, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको मिटा देता हूं मैं अपने डेफिनेशन को, काम का नहीं है अब, तुम लिख लेना सब। अब V जो होता है, V क्या होता है? EL हो सकता है क्या? अरे ये मेरा पूरा कंडक्टर है, इसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था E वैल्यू का, और इसका लेंथ था कितना? L। तो दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है V इक्वल्स टू E डॉट D होता है ना, तो E डॉट L यानी कि EL भी तो लिख सकते हैं अपन इसको। इस केस में तो ये लिख ही सकते हैं ना भाई, सेम डायरेक्शन है, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 होगा। ठीक है, तो E डॉट L को अपन EL लिख सकते हैं ना, है ना? तो V इक्वल्स टू EL होता है एक्चुअली में, है ना? तो ये जो V है इसको अपन EL लिख दें अगर, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन A, इसको बोल दो इक्वेशन B। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, बहुत गंदा लिखते हो सर। तो V की जगह क्या लिखेंगे अपन? EL, और ये है अपना कितना? J टाइम्स रो L। तो L और L कट गया, है ना? तो E इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? J टाइम्स रो, ये हुआ आपका क्या लिख दूं मैं? 1 लिख दूं। एक फॉर्म में ओम्स लॉ हुआ, ये क्या हुआ? ये ओम्स लॉ हुआ आपका। या फिर आप इसको फर्दर और एक चीज कर सकते हो कि E इज इक्वल्स टू J रो है ना, J को आप लिख सकते हो कितना? 1 बाय सिग्मा, क्योंकि आपने पढ़ा 1 बाय रो सिग्मा होता है ना? 1 बाय रो सिग्मा होता है, तो रो इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा हो सकता है। तो रो की जगह आपने 1 बाय सिग्मा लिख दिया, ये सिग्मा यहाँ जाएगा, तो सिग्मा E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? J। तो आप लिख सकते हो J इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E, तो ये भी एक है। ठीक है, ये 2। ठीक है, सो 1 एंड 2 आर ओम्स लॉ। ठीक है, ये भी ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, ये भी ओम्स लॉ की इक्वेशन है। कैसे ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई भाई? तो भाई ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या थी? V इक्वल्स टू आई आर थी, उसमें आपने R को रो L बाई ए लिखा, और वहीं से आप ये सब ले आए हो, है ना? तो देखा जाए तो ये भी आपकी ओम्स लॉ की ही इक्वेशन है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू J टाइम्स रो, या J इक्वल्स टू सिग्मा E। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे? आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे। ठीक है, J बार इज सिग्मा E बार। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपकी ओम्स लॉ की इक्वेशन है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये इक्वेशन से ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है ये? इसको आप ऐसा कह सकते हो, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वहां मार्क करके क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना कि बोलेंगे एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लाना है तो आपको यहां तक लाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको जितनी चीजें मैंने बीच में एक्सप्लेन की है कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखो, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखो, उसके यूनिट्स लिखो, वो सब नहीं लिखना रहेगा आपको। ठीक है, अगर आपको इस तरह से पूछा है कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो खाली आप ओम्स लॉ का स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये R इक्वल्स टू रो L बाई ए। आपको ये भी नहीं एक्सप्लेन करना है कि ये रो L बाई ए कहां से आया, खाली आप यहां से स्टार्ट करोगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर वेयर R इज रो L बाई ए, और वहां से ये सब झोलझाल कर दोगे। बड़ा शॉर्ट में नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लल्लू सा टॉपिक है। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? V इक्वल्स टू आई आर से स्टार्ट करेंगे, R का ये फॉर्मूला डालेंगे रो L बाई ए। ठीक है, जो मैंने यहां से स्टार्ट किया था सब वो चीजें आपको शॉर्ट में लिख देनी है। क्लियर है? पक्का? तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म और दूसरा जो पहले लिखे थे हम नॉर्मली जो अब तक पढ़ते आए 10th स्टैंडर्ड से, V इक्वल्स टू आई आर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये स्केलर फॉर्म में है ओम्स लॉ का, ये ओम्स लॉ है इन स्केलर फॉर्म। कैसे भाई? यहाँ जितनी भी क्वांटिटीज सारी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है, रेजिस्टेंस स्केलर है, करंट स्केलर है, और यहाँ पर जो क्वांटिटीज यूज किया आपने, करंट डेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अच्छा, एक चीज और, करंट
करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, करंट इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है ये जानना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्शन जानना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमको पता है ना, जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जानना भी इंपॉर्टेंट होता है उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। तो करंट भी ऐसी क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम करंट को वेक्टर नहीं कहते, नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबे, यहां लिख दूं वेक्टर्स, या डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हम वेक्टर ऐड करते हैं ना, हमने जो लॉज पढ़े थे 11th में वेक्टर को ऐड करने के, जो ट्राइंगल का मेथड था, पैरेललोग्राम मेथड था, उन लॉज को करंट सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो भले करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉज को ये सेटिस्फाई नहीं करता, उनको ओबे नहीं करता, इसलिए हम इसे वेक्टर नहीं मानते, करंट स्केलर ही है। क्लियर है? तो ये भी पूछा सकता है कि वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी दो इट्स डायरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। So you can write like that because it does not obey laws of vector addition. So I think the topic for today has been made quite clear. सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भाई जैसा पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है मैंने, एक ही बात 75 बार बोल के कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो डेस्पासिटो करते करते बहुत लंबा पहुंच गए अपन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा मन लगा के पढ़ो, थोड़ा नहीं पूरा मन लगा के पढ़ो, और तन मन धन सब लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय सी यू एंड बोल दो यार, जय हिंद।